आज मैं सर्वप्रथम मैं माई रामाई को नमन करते हुए उनके परिनिर्वाण पर और बाबा साहब को नमन करते हुए मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। मित्रों, 1 साल से ज्यादा हो गया इस जूम मीटिंग के चलते, और मैं समझता हूँ कि दुनिया में हमारा संदेश पहुंच गया कि समर संघ क्या है और उसको क्यों चुनना है। मित्रों, समर संघ जुड़ने और जोड़ने का एक समूह है जिसमें SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के लोग जुड़े हुए हैं। सारी दुनिया के लोग जुड़े हुए हैं और जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये जुड़ने और जुड़ने का सिलसिला तो क्यों चल रहा है, इसके बारे में हमारे जो जितने कंसेप्ट हुए अब तक उनमें विस्तार से बताया जाता रहा है। और हमारी जो फिजिकल मीटिंग अभी 15 तारीख को जो बड़ी संगीत हुई दिल्ली के जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब NXC में, उसने एक ऐसा संदेश गया दुनिया भर में कि समर संघ के बैनर के नीचे जब तक यहाँ का SC, ST, OBC माइनॉरिटी जुड़ेगा नहीं, तब तक समस्याओं का निदान नहीं हो सकता। मित्रों, जुड़ने से हम में भाईचारा बढ़ता है। आपस में जब हम पराठे लेकर के आते हैं और एक जगह बैठकर खाते हैं तो हमारी आपसी भाईचारा बढ़ता है और उसमें जो हमारी समस्याएं हैं उनके विषय में हम विचार विमर्श करते हैं और विचार विमर्श करने के बाद उनका निराकरण ढूंढने का प्रयास करते हैं। मित्रों, आपने देखा होगा कि अगर हम अपने घर में कोई मीटिंग बुलाते हैं समर संघ की और उसमें 20-25 लोग आते हैं तो यह देख कर ही उस गांव मोहल्ले के लोग ये समझने लगते हैं कि इनके साथ तो ग्रुप है, इनसे भाई मत बोलो। मित्रों, समर संघ में जो संघ है उसका ऐसा प्रभाव है कि अगर हम झुंड में चलेंगे तो हमसे कोई नहीं बोलेगा। मित्रों, आपने देखा होगा कि चाहे मधुमक्खियां हो, एक झुंड में रहती हैं और वो बड़ा सा छत्ता बनाती हैं। अगर कोई उनके पास उनके छत्ते को छेड़ता है तो वो सब मिलकर हमला कर देती हैं। इसी तरह जानवर जो झुंड में चलते हैं, जैसे कि जंगली हाथी होते हैं, जंगली भैंसें होती हैं, जंगली जिराफ होते हैं, उन पर यदि कोई हमला करता है तो वो सब मिल करके उसको खदेड़ देते हैं। परंतु जब वो बिखर के जाते हैं और एक एक कर होते हैं तो उन पर हमला होता है और मारे जाते हैं। मित्रों, इसी तरह अगर हमारे लोग समर संघ के बैनर के नीचे जुड़ जाएंगे, सारी भारत के लोग, तो निश्चित रूप से उनकी समस्याओं का निराकरण होगा। अभी आपने देखा होगा कि 2 अप्रैल सन 2018 में एक बड़ा जो है बिना किसी नेतृत्व के एक जो है भारत बंद किया गया और उसमें हमारे 11 लोगों को शहीद हो गए, हमारे 11 लोग। परंतु भारत सरकार को उसके आगे झुकना पड़ा और SC, ST एक्ट को वापस लेना पड़ा। तो हमारे समर संघ में जुड़ने से ये फायदा है कि हमारी समस्त समस्याएं जो है सुलझ जाएंगी। मित्रों, मैं इसी के क्रम में मैंने एक जो है कंसेप्ट और लिखा है जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यह सर्वविदित है कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति सबसे उत्तम शासन प्रणाली है। समाज के सर्वांगीण विकास के लिए लोकतांत्रिक जीवन मूल्य, समानता व स्वतंत्रता बेहद जरूरी है। लोकतंत्र की आधारशिला होती है सभी समुदायों की समानुपातिक भागीदारी। भारतीय लोकतंत्र के कमजोर तबकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण का सिद्धांत अपनाया गया है। परंतु भारत में असली लोकतंत्र की स्थापना न होने के कारण लोकतांत्रिक जीवन मूल्य, समानता व स्वतंत्रता की स्थापना अभी तक नहीं हो पाई है। सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्रों में असमानता के चलते वंचित तबके आज भी गुलामी का जीवन जीने के लिए बाध्य हैं। जो गणराज्य देश के सभी गणों समूहों की सहभागिता से बना हो, जो लोक कल्याणकारी हो, जिसमें अमीर गरीब के बीच की खाई न्यूनतम हो, जिसमें सभी के प्रगति करने के समान अवसर हो, जिसमें देश की पूंजी का समान बंटवारा हो, जिसमें सभी को समान शिक्षा रोजगार व्यवस्था हो, जिसमें सभी को सम्मान से जीने की आजादी हो, क्या वह सब समाहित है, हो पाया है आज के हमारे इस लोकतंत्र में? उत्तर होगा नहीं। तो वह कौन लोग हैं जो हमारे लोकतंत्र को तार तार करते हैं?
जब हम इसके मूल में जाते हैं तो पाते हैं कि हमारे लोकतंत्र के स्वरूप को बिगाड़ने के लिए देश की चतुर्वर्ण व्यवस्था, उसके पक्ष में खड़ी विधायिका, कार्यपालिका एवं मीडिया के लोग हैं जो वर्ण व्यवस्था कायम रखने व जातीय उच्चता को बरकरार रखने के लिए देश में लोकतंत्र को सफल नहीं होने दे रहे हैं। संविधान लागू होने के समय भारत एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित हुआ था। संविधान में सदियों से गुलामी का जीवन जीते आ रहे दलितों, अति पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक आजादी दिलाने के लिए अनेक कानून बनाए गए। संविधान की धारा 14 में व्यवस्था दी गई कि कोई भी किसी आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरतेगा। धारा 15(4) में अनुसूचित जातियों को सरकारी नौकरी में उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था है। 16(4) में अनुसूचित जातियों को प्रोन्नतियों से भरे जाने वाले समस्त पदों में आरक्षण की व्यवस्था है। धारा 16(4)(ब) में अनुसूचित जातियों के बैकलॉग भरने की व्यवस्था है। धारा 17 में छुआछूत को अपराध घोषित कर इसके उन्मूलन की व्यवस्था है। धारा 19 में विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। धारा 46 में अनुसूचित जातियों को शैक्षिक और आर्थिक क्षेत्र में उन्नत किए जाने की का प्रावधान है। संविधान की धारा 330 व 332 में अनुसूचित जातियों को उनकी संख्या बल के अनुपात में संसद एवं राज्य की विधानसभाओं में सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था की गई है। धारा 340 में सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछाड़ी गई अन्य पिछड़ी जातियों को भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 38 में सामाजिक नीति निर्धारित है। अनुच्छेद 39 में आर्थिक नीति तय है, लेकिन सरकारें इन नीतियों के उल्टा कार्य कर रही हैं। यही नहीं, सदियों से गुलामी का जीवन जीते आ रहे दलितों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक आजादी दिलाने के लिए समय समय पर संविधान संशोधन कर अनेक कानून बनाए गए, परंतु क्या संविधान की इन धाराओं पर ईमानदारी से अमल किया गया? यदि नहीं तो वे कौन से लोग हैं जो छल कपट की नीति अपनाकर आजादी के बाद से लगातार इन तबकों के हिस्सों की छीना झपटी करते आ रहे हैं। आरक्षित कोटे के लगभग 40 लाख पद सरकारी 40 लाख नौकरियां सरकार छीन ली गई। कृषि, भूमि, व्यापार, बाजार, उच्च शिक्षा, सेना, जुडिशरी, फिल्म उद्योग, मीडिया आज पर मुट्ठी भर सवर्ण जातियों का एकाधिकार बना हुआ है और अब तक मात्र 0.25% हिस्सा अनुसूचित जातियों के पास पहुंच सका है। किसी भी विकसित एवं विकासशील देश में सभी वर्गों की जनसंख्या और उनकी सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक हैसियत के आंकड़े इकट्ठे करके वंचित तबकों को प्राथमिकता के आधार पर उन्नत किया जाता है, तभी वह देश विकसित राष्ट्र कहलाने का हकदार होता है। परंतु भारत में ऐसा नहीं होता। सामाजिक गैर बराबरी का विश्लेषण करने पर पाते हैं कि जहां एक तरफ संसार में वंचित तबकों को आगे बढ़ाने की होड़ सी लगी हुई है, जिसके चलते अमेरिका में बराक ओबामा, दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जैसे काले मूल के लोग सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने में कामयाब हुए हैं। वहीं भारत में आज भी दलितों की सामूहिक हत्याएं, उनकी बहु बेटियों के साथ सवर्णों द्वारा बलात्कार की घटनाएं, उनकी बस्तियां जलाने, बेगारी करने पर प्रताड़ित करने एवं पग पग पर उन्हें अपमानित करने की घटनाएं जारी हैं। आखिर इस अघोषित हिंदू आतंकवाद को पनपाने व बनाए रखने में किसका हाथ है? इसके दमन के लिए सरकार सशस्त्र बलों का प्रयोग क्यों नहीं करती? आर्थिक असमानता का नमूना है कि 15% शासक जातियों ने संविधान को ताक पर रखकर देश की 82% नौकरियां, 97% व्यापार बाजार, 94% कृषि भूमि, 78% शिक्षा, 70% राजनीति, 99% न्यायिक और सैन्य सेवाओं, 97% खेल और फिल्म उद्योग, 99% मीडिया पर कब्जा कर रखा है। एक सरकारी एजेंसी के अरे
82%। एक सरकारी एजेंसी के प्रमुख अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट के अनुसार देश के 77.77% यानी 84 करोड़ लोग दलित, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक प्रतिदिन 20 रुपए से कम आय पर गुजारा करते हैं। 14 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी की भेंट चढ़ते हैं, जबकि दूसरी तरफ देश के मुकेश अंबानी, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एवं कांग्रेस की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी दुनिया के चौथे नंबर की अमीर महिला हैं। यही नहीं, इस समय 600 अरबपति एवं 56 खरबपति हैं। धार्मिक संस्थाओं को धर्म उद्योग में परिवर्तित करके इन संस्थाओं के लगभग 25 लाख करोड़ 2 साल के बजट के बराबर धन जमा कर रखा गया है। गैर बराबरी का दर्द झेल रहे दलितों, अल्पसंख्यकों तथा अल्पसंख्यक समुदायों को उनकी जनसंख्या के अनुसार देश के सभी संसाधनों में कितनी भागीदारी दी गई, देश की सवर्ण शासक जातियों की तुलना में इन वर्गों की सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक व राजनीतिक हैसियत में कितना इजाफा हुआ, व्यापार, बाजार, सेना, न्यायपालिका, कृषि भूमि आदि में इन तबकों की हिस्सेदारी नगण्य क्यों है, इन जात समूहों की प्रगति में कौन से कारक बाधक हैं, इन सभी बिंदुओं का खुलासा प्रजातांत्रिक देश की सरकार, यहाँ की तथाकथित मीडिया क्यों नहीं करती तथा देश की जुडिशियरी भी इन बिंदुओं पर क्यों संज्ञान नहीं लेती। जहां तक राजनीतिक बराबरी का सवाल है, तो पुनः पैक्ट के दुष्परिणाम के कारण आरक्षित कोटे के प्रतिनिधि अपने दलों के बंधुओं में दूर बनकर रह गए हैं। बहुजन जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले तथाकथित राजनीतिक दल आपसी आलोचना प्रत्यालोचना में स्वयं स्वार्थपरता के चलते सत्ता के शिखर पर पहुंचने में सफल नहीं हो सके। संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए राजनीतिक आरक्षण के बावजूद न तो उनके दमन की घटनाएं रुकी और न ही उनके आर्थिक हैसियत में इजाफा हुआ। इन तबकों की शैक्षिक क्षेत्रों में हिस्सेदारी भी नहीं बढ़ सकी। 15 बार हुए लोकसभा चुनावों के बाद एक बार भी बहुसंख्यक समाज, दलित, अति पिछड़े व अल्पसंख्यक समाज से प्रधानमंत्री नहीं बन सका। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो देश की लोकतांत्रिक प्रणाली पर सवालिया निशान लगाते हैं। देश की 85% जिन मूल निवासी बहुजन जातियों के हिस्से हड़प कर उनको गुलामी का जीवन जीने के लिए बाध्य किया जा रहा, उनकी कुंठा का एहसास आखिर सवर्ण जातियों को क्यों नहीं होता। जिस तरह उनकी कुंठा को नजरअंदाज करके उनके साथ गुलामों वाला व्यवहार किया जा रहा है, ऐसे में क्या ये स्वाभाविक नहीं है कि वे अपनी आजादी का संघर्ष स्वयं छेड़ें। लोग सवाल करते हैं कि आरक्षण कब तक रहेगा, परंतु ये सवाल क्यों नहीं करते कि जातीय गैर बराबरी कब तक रहेगी तथा इसे कब तक समाप्त किया जाएगा। देश के सारे पदों पर आरक्षित तबकों का पूरा प्रतिनिधित्व होना चाहिए, यही संविधान की मूल भावना भी है। परंतु उच्च जाति का चश्मा पहने यहाँ के न्यायाधीश, मीडिया कर्मी, नेता एवं तथाकथित बुद्धिजीवी लगातार इस मुद्दे पर जनता को गुमराह करते रहे हैं। ये संविधान सम्मत है कि पद चाहे सीधी भर्ती से भरे जाएं अथवा प्रोन्नति से या डिप्रेशन से, पर आरक्षित वर्गों का पूरा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तब प्रोन्नतियों में आरक्षण न दिए जाने का सवाल कहाँ पैदा हो गया। असल में प्रोन्नतियों में आरक्षण के कुतर्क के द्वारा लोग इस देश के मुख्य पदों पर खुद कब्जा जमाए रहना चाहते हैं। अन्यथा कौन कहता है कि कुछ पद प्रोन्नतियों से भरे जाएं और कुछ सीधी भर्ती से। सारे पद सीधी भर्ती से क्यों नहीं भरे जाते। आजादी के बाद से देश में जिन दो बड़े शासक दलों का शासन रहा, वे दोनों सवर्णवादी दल हैं जो चतुर्वर्ण व्यवस्था को पुष्ट करने की मंशा से देश में लोकतंत्र को विकसित नहीं होने देना चाहते। इसीलिए सवर्ण पूंजीपतियों को हित साधक निजीकरण, आर्थिक उदारीकरण, सेज एवं वैश्वीकरण जैसे नीति के मुद्दों पर दोनों दल एक पक्ष में खड़े दिखाई पड़ते हैं तथा मीडिया व जुडिशरी भी उनका साथ देती है। दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के आरक्षण, उनकी समानुपातिक भागीदारी एवं उनके सामाजिक न्याय के मुद्दे पर ये सभी विरोधी रवैया अख्तियार करते हैं। इसी का परिणाम है कि अब तक देश में
न तो सामाजिक बराबरी आ सकी और न ही लोकतांत्रिक राष्ट्र का निर्माण हो सका। 75 साल तक इंतजार करने के बाद भी बहुसंख्यक बहुजन समाज को किसी भी क्षेत्र में हिस्सेदारी नहीं मिल सकी, न ही सामाजिक व आर्थिक गुलामी से मुक्ति मिली। बढ़ते पूंजीवाद, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार एवं सामंती ताकतों के चलते अभी ये संभव भी नहीं लग रहा। देश के चुनाव में धनपतियों बाहुबलियों द्वारा वोटों का कर सत्ता पर कब्जा कर लिया जाता है। अब तो ईवीएम के द्वारा भी लोग सत्ता तक पहुंचने लगे हैं। इस लुंज पुंज होती लोकतांत्रिक व्यवस्था में मूल निवासी बहुजन जातियां आखिर कब तक इंतजार करेंगी? कब तक उनकी गाढ़ी कमाई पर शासक जातियां ऐश करती रहेंगी और कब तक वे भूखे नंगे अपमानित रहकर पशुवत जीवन जीते रहेंगे? इस समय देश में कोई मजबूत सामाजिक मंच नहीं है जो बहुजन जातियों को एक मंच पर संगठित करके उनको उनकी आजादी की जंग लड़ सके। हम नहीं चाहते कि कोई हमारा मालिक बनकर रहे और हम गुलाम। अब आरक्षण बचाने की भीख मांगने का समय नहीं, अपनी हिस्सेदारी छीनने और आजादी हासिल करने का वक्त आ गया है। बहुजन जातियां जब तक देश का नेतृत्व संभालेंगी नहीं, तब तक असली लोकतंत्र की स्थापना व सही मायने में लोकतांत्रिक राष्ट्र का निर्माण होना संभव नहीं है। मित्रों, इसी के साथ मैं जो है और अपनी बात आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहता हूँ कि देश सही इस जूम मीटिंग में सम्मिलित सभी बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि 29 लाख रजिस्टर्ड संगठन और 4 लाख एक्टिव सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के होते हुए तथा 131 सांसद और 1100 विधायक होते हुए भी हमारा सब कुछ छिन गया, सब कुछ लूट गया। SC ST OBC अल्पसंख्यक इस समर्थन के मजबूत बैनर के लिए नीचे जब तक जुड़कर आप अपनी आजादी को सुरक्षित नहीं करेंगे, तब तक देखते देखते आपका सब कुछ लूट जाएगा। इसलिए सभी से निवेदन है कि इस समर्थन के मजबूत बैनर के नीचे सभी लोग इकट्ठे होकर अपने समस्याओं का निराकरण करें, तभी हम लोग सुरक्षित रह पाएंगे और हमारे बच्चे सुरक्षित हो पाएंगे। इसी के साथ पुनः एक बार रमाई को बाई को नमन और बाबा साहब को नमन करते हुए जय भीम, जय संविधान, जय